हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी को लेकर के लगातार जो है प्रश्नों का सेट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें विज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है। तो आज का यह सेट सामान्य विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों का है। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं, कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि कौन सा अंगक जो कोशिका का अंगक है, कोशिका में जैसे लवक है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी ये जो कोशिका के अंगक है, कोशिका के जो अंग है उसमें कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है। तो वह है प्लास्टिड्स, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, या प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग का काम करता है, या फिर अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है, या वसा संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि यह अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। यानी सी आंसर जो है इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत पसंद आएगा तथा साथ ही साथ आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है यह लाभकारी साबित होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ईस्ट में अनुपस्थित रहता है, या फिर कवक में, या जीवाणु में, या फिर नीले हरे शैवाल में। इनमें से किसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। तो ये जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, वह जो अनुपस्थित रहता है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। इसलिए तीसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया यह बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। यानी जो न्यूक्लियस है वह किसमें नहीं पाया जाता है। यह जीवाणु में नहीं पाया जाएगा, या फिर हरे शैवाल में, या कवक में, या फिर लाइकेन में। इनमें से किसमें जो है वह केंद्रक नहीं पाया जाता है। आज का जो यह प्रश्न है ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं, जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस अधिक हैं। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि केंद्रक जो अनुपस्थित रहता है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु में, बैक्टीरिया में केंद्रक, वास्तविक केंद्रक की अनुपस्थिति रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है। सबसे बड़ा कोशिका जो है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है शुतुरमुर्ग के अंडा को जानते हैं सबसे बड़ा कोशिका के रूप में। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो सबसे छोटी कोशिका अमीबा है, या फिर वाइट ब्लड कास्पस्कल्स है, श्वेत रक्त कनिका, या फिर लाल रक्त कनिका है, या माइकोप्लाज्मा है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 5वां नंबर प्रश्न का कि जो सबसे छोटी कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 5वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यानी कि कौन सी रचना जो है वह एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करने का कार्य करता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है राइबोसोम, ये दोनों में पाया जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, ऊर्जा का शक्ति गृह है, और इसमें जो जंतु को वनस्पति कोशिका से अलग करने का कार्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेंट्रियोल जो है यह एक दूसरे से विभेदित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अनुवांशिकता हेरिडिटी का नियम के जन्मदाता कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा 25वां नंबर प्रश्न के लिए कि हेरिडिटी के जन्मदाता के रूप में डार्विन जाने जाते हैं, या फिर वैलेस जाने जाते हैं, मेंडल जाने जाते हैं, या फिर लैमार्क जाने जाते हैं। तो आनुवांशिकता के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में, वो ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमसे बताने से पहले आंसर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आनुवांशिकी की इकाई कौन सी है। आनुवांशिकी किस इकाइयाँ हैं? या क्रोमोसोम है, या फिर राइबोसोम है, या जीन है, या लाइसोसोम है।
तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 8वां नंबर प्रश्न के लिए कि आनुवांशिकी जो इकाइयां हैं वह है जीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। जी, आनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, या फिर आरएनए है, या प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। जी, 9वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह है डीएनए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया जो है इसको किस श्रेणी, मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया बीमारी जिससे फैलते हैं उस परजीवी को और अमीबा को कौन सी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटोजोआ में, या फिर पेरीफेरा में, या सिलेटेट्रा में, या फिर एनोलिडा में। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या है 10वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर ए कि जो मलेरिया का परजीवी है तथा अमीबा है इसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है कैटेगराइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पौधे और जंतुओं के बीच जो योजक कड़ी है वह किस रूप में जाना जाता है। पौधे और जंतुओं के बीच जो जोड़ने का कड़ी है उसको किस रूप में जाना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा। जी, आप लोग बताइएगा कमेंट करके 11वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी युगलीना जो है वह पौधे और जंतु के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? युगलीना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। जी, श्वसन का कार्य होता है, रक्त हालांकि अनुपस्थित रहता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया होती है वह श्वसन की क्रिया जो है जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन को तो फिर वो रक्त के जरिए पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन का परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन यहाँ रक्त की अनुपस्थिति है, लेकिन श्वसन की क्रिया है वह जीव कौन सा है। 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि वह जीव है हाइड्रा, जिसमें जो है रक्त की अनुपस्थिति होती है लेकिन श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइलेरिया नामक रोग कैसे उत्पन्न होता है। जी, जो फाइलेरिया नामक रोग है वह किस वजह से उत्पन्न होता है। वह एस्क्रिस से उत्पन्न होता है, या फिर वुचेरिया से उत्पन्न होता है, या फिर प्लाज्मोडियम से होता है, या टीनिया सोलियम से होता है। इसका सबसे सही उत्तर क्या है 13वां नंबर प्रश्न के लिए। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी कि उचेरिया बेन क्राफ्टी से यह जो है फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि केचुआ जो है वह किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, इसका क्या कारण है। तो केचुआ जो है वो खेतों में पाया जाता है, जिसको किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है कि वह जो है वह मिट्टी को हल्का करने का कार्य करता है। इसलिए नहीं कि हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है या हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, नहीं, बल्कि वह मिट्टी को जो है भुरभुरा बनाता है, हल्का बनाता है, जिससे फसल के उत्पादन अच्छा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि केचुआ किसानों को लाभ जो है मिट्टी को पोला करके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य की खोपड़ी में, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, यह खोपड़ी है सर का, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है, यानी कितनी हड्डियां जो है यह मनुष्य की खोपड़ियों में पाई जाती है। 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 8 है, 30 है, या 10 है, या फिर 12 है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या है वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 8 हड्डियाँ जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि शरीर का जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, यानी मनुष्य के शरीर का जो सबसे ये हार्डेस्ट कहेंगे हम लोग, सबसे मजबूत जो अस्थि है, मजबूत हड्डी जो है वह कौन सी हड्डी है। तो यह जांग की हड्डी है, या जबड़े की, या फिर आर्म भुजा की, या गर्दन की। तो सबसे जो मजबूत हड्डी है मनुष्य के शरीर का वो ऑप्शन नंबर बी है कि जबड़े की हड्डी जो है वो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रबल सबसे अधिक मजबूत हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसमें आरबीसी में लाल रक्त जो ये आरबीसी का निर्माण जो है यह कहाँ होता है।
यह हृदय में होता है यानी हार्ट में होता है, या फिर तिल्ली में, या यकृत में, या अस्थि मज्जा में। तो 17वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि जो लाल रक्तकण का निर्माण है यह अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वव्यापक ग्राहता है। जी, सर्वव्यापक ग्राहता का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी वह ब्लड ग्रुप कौन सा है जिसको किसी भी ग्रुप का ब्लड अगर चढ़ा दिया जाए तो वह ब्लड जो है वो कार्य हो सकता है। सर्वव्यापक ग्राहता का मतलब है कि कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या है कि ए बी तथा ओ है, और इसके RH फैक्टर प्लस और माइनस होते हैं। तो RH फैक्टर जो है प्लस और माइनस, जैसे ए है तो ए प्लस या ए माइनस, बी है तो बी प्लस बी माइनस, ए बी है तो ए बी प्लस ए बी माइनस, और ए बी ओ प्लस ओ माइनस। तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यह ग्राहता है, तो यह ए बी ग्रुप है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब जो ये ग्राहता था उसके विपरीत यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यानी वह ब्लड ग्रुप डोनर कौन है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, जिसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानेंगे। तो 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ है। ऑप्शन नंबर बी जो है 19 नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, सर्वव्यापक ग्राहता कौन है, या ये सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ए बी जो है वो लेने वाला है और ओ जो है ये सबको देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है, यानी भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो कौन सा है, जरूरी अवयव कौन सा है। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि भोजन का जो सबसे जरूरी अवयव है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट जिससे हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा जो है वो जीवित रहने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में जो उत्तक का निर्माण होता है, हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और एक प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या है कि एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का जो निर्माण है यह जो है प्रोटीन के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो मांस है, दूध है, चावल है और दाल है। तो इसमें अगर हम लोग सही से ध्यान से देखें तो मांस, दूध और चावल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जो शाकाहारी लोग हैं तो वो अपने प्रोटीन की प्राप्ति जो है वो दूध और दाल से करते हैं, और जो प्रोटीन नहीं पाया जाता है वो चावल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चावल में क्या पाया जाता है, तो चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है, मानव शरीर में जो फैट्स है यह कहाँ इकट्ठा होता है। फैट्स जो है यह बाहरी त्वचा में इकट्ठा हो जाता है, या फिर वसा उत्तक में, या फिर यकृत में, या एपिथेलियम उत्तक में। तो फैट्स जो इकट्ठा होता है, 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि फैट्स जो है वह वसा उत्तक में इकट्ठा होता है, यानी बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विटामिन शब्द जो है वह किसने प्रतिपादित किया है। विटामिन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो है वह मेंडल महोदय ने किया है, या पाश्चर ने किया है, या फिर फंक ने किया है, या लेकेन ने किया है। तो वैसे हम एक विटामिन पर जो है अलग इसी में जो है हम लोग एक अलग विटामिन पर प्रश्नों का सीरीज करा रखे हैं, जो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तथा आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो इसलिए हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है। आप यहां से भी विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विटामिन शब्द का जो प्रतिपादन है वो फंक महोदय ने किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी
जिससे ऊर्जा की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन रोगों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करने का कार्य करता है, वह हमारे भोजन का कौन सा पदार्थ है? वह विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या वसा है? तो वह कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से जो है यह हमको मुख्य रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से जो है वो ऊतक का निर्माण होता है, और विटामिन जो है वो हमारे शरीर को जो है रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बेहतर तैयारी कर सके। तथा साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी है, क्यों? आयोडीन युक्त नमक का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? आखिर इस नमक को उपयोग करने का कारण क्या है? यह पाचन बढ़ाता है, या रोगों के प्रति रोध उत्पन्न करता है, या थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या सभी? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, वह है ऑप्शन नंबर सी कि थायराइड ग्रंथियाँ को नियंत्रित करता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेगा नामक रोग उत्पन्न होता है, इसलिए आयोडीन का जो उपयोग करते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि कंट्रोल रहता है। ऑप्शन नंबर डी सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वह कौन सा ऊतक है? 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो यह वह जो ऊतक है जो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं, वह कोई और ऊतक नहीं बल्कि एपिथीलियम ऊतक है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह 27वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में क्या जाना जाएगा? एपिथीलियम ऊतक, जो हमारे शरीर को सुरक्षा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन जो है वह शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है? वह श्वेत ग्रंथियां हैं, संयोजी ऊतक है, या फिर वसामय ऊतक है, या रोम है? तो शरीर को जो गर्म करने के लिए उत्तरदायी है वह है ऑप्शन नंबर सी कि वसामय ऊतक जो है, फैट्स वाला जो ये है हमारा टिश्यू, वो जो है शरीर को गर्म करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाता है, इसका सही कारण क्या है? कि बुढ़ापे के ज़माने में जो सबसे सही उत्तर होगा कि त्वचा में रुधिर का जो संचारण है कम होने के कारण ऐसा होता है, या उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कारण होता है, या चमड़े में जो है, चमड़े में जो है स्किन में वह वसा ऊतक की कमी होने के कारण होता है, या फिर त्वचा में मेलेनिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता होने के कारण होता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब है कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है यह इस प्रकार का स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऊँट का जो कुबर है वह कौन से ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का कुबर जो है वह कौन सा ऊतक का बना रहता है? इसका सबसे सही जवाब जो है वह है ऑप्शन नंबर क्या है? डी, कि वसामय ऊतक से जो है ऊँट का कुबर बना होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है 30वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जो है विज्ञान में बायोलॉजी से हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए अधिक ही उपयोगी तथा लाभकारी सिद्ध होगा। हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग बेहतर तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।